हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आज का टॉपिक होने वाला है एनआईएसएम का कंटिन्यूएशन पार्ट। ठीक है, आज हम चैप्टर 8 के बारे में एनआईएसएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर 7 तक कंप्लीट हो गया है, तो उसी का ये कंटिन्यूएशन पार्ट है। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं पूरा प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, जाइए एक बार 1 to चैप्टर 7 पूरा देख के आइए। और मुझे जो मैं हमेशा कहता हूँ वो फिर से आज भी कहूँगा, क्योंकि हर एक इक्विटी एडवाइजर हो या फिर हर एक पर्सनल ट्रेडर, सबको एटलीस्ट 6 महीने का एक्सपीरियंस किसी ब्रोकिंग फर्म में लेना चाहिए। और ये जो बुक्स निकाले हैं एनआईएसएम ने, ये ऐसे नहीं निकाले। इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ें होते हैं जो आपका बेसिक रूट लेवल बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे, और उसी को क्लियर करने में मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। ठीक है, तो जाके एक बार देख आइए 1 से 7। इन्होंने जो लोग देखे होंगे वो, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 8। ठीक है, चैप्टर 8 बहुत शॉर्ट चैप्टर होने वाला है। मैंने आपको बता दिया था कि चैप्टर 7 से हम जब स्टार्ट करें, 7, 8, 9, 10 बस रट्टेबाज चैप्टर है। इसमें रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। इसमें आपको चीजें याद रखना है, कौन सा कमिटी क्या बताए, कौन सा रूल्स क्या है, कौन सा हायर कट क्या है, कौन सा मार्जिन क्या है, बस इतना। पहले वाला स्ट्रेडल स्ट्रेंगल तक आपको समझाने का बहुत जरूरत था, अभी बस आपको याद करना है और बस याद रखना है। सिंपल सा चीज है, 2+2 = 4। बस कैसे हुआ, वी आर नॉट दैट लेवल ऑफ जीनियस। ओके, तो एक्सक्यूज मी, चालू करते हैं चैप्टर 8। बहुत शॉर्ट चैप्टर होगा, मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी खत्म करने का, क्योंकि मेरा टारगेट है 31 जनवरी के अंदर बाकी 3 भी ला दे, कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो और एक बात चीज, वीडियो खत्म होने के बाद नीचे एक बार लिंक कमेंट बॉक्स पे जाइए, वहां पे आपका बुक्स का पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा और मॉक टेस्ट का भी पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा विथ आंसर्स। तो आप उनको प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा पूरा एनआईएसएम सीरीज, तब तक आप लोगों को 6 या 7 मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जिसको आप देने पे 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, ओके, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से चालू करते हैं। ठीक है, चैप्टर 8 क्या है? लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। ठीक है, लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, इसमें सारे लीगलिटीज के बारे में लिखा हुआ है। तो मैं पढ़ता जाऊंगा, आप लोगों को एक बार रीडिंग पढ़ना है। जैसे रीडिंग पढ़ के आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर पे यही लिखा है कि लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में क्या क्या है। तो एक्ट 1956 सेबी एक्ट, जो कि ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, ये ठीक है, ये 1992 वाला सेबी एक्ट आने के बाद बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए। ठीक है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सेबी के पहले आया था 1956 में। इसमें क्या क्या था? इसमें शेयर, स्क्रिप्ट, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, डिवेंचर स्टॉक, ये सारे को लाने की कोशिश किया था। डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट लाने का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया था। आप रीडिंग पढ़ लीजिए, इसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं आता, फिर भी आप एक बार रीडिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है? डेरिवेटिव क्या है? ये डेरिवेटिव का एक डिफिनेशन लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आता, फिर भी आप रीडिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और सेबी एक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि सेबी एक्ट के बाद ना बहुत सारे रूल्स चेंज हुए। सेबी एक्ट, पहले सेबी क्या था? एक नॉन रेगुलेटरी बॉडी था, वो उसके पास पावर नहीं था, वो बस देखता था, ऑब्जर्विंग बॉडी था, उसके पास एक्शन लेने का ताकत नहीं था। लेकिन हर्षद मेहता के टाइम से, जब से सेबी अच्छी तरीके से पावरफुल हुआ है, सेबी बहुत एक्टिवली मार्केट पे सब कुछ देख रहा है और कंट्रोल भी कर रहा है। ठीक है, हाँ, इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स है, सेबी में भी बहुत सारे लूप होल्स है। खैर, उनके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले। हम जो डिस्कस करने आए हैं वो फिर सिर्फ और सिर्फ बुक के बारे में है, तो वही देखते। सेबी एक्ट 1992 में आया। किस लिए आया? प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, प्रोमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट। मतलब क्या हुआ? जितना भी इन्वेस्टर्स है उनका एक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, मतलब जितना भी इन्वेस्टर्स है वो कोई गलत काम ना करे, किसी और के फुसलाने पे ना आ जाए, कोई स्टॉक्स मैनिपुलेट ना हो जाए, उनका पैसा ज्यादा बर्बाद ना हो जाए, इसलिए से भी पहली बार आया। उसका ये एक ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट में काम करने के लिए लोगों को और जागृत करना, ये सेबी का एक है। और तीसरा क्या है? रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट, रेगुलेटिंग करना, मतलब जितना भी सिक्योरिटीज मार्केट का जितना भी प्रोडक्ट है, डेरिवेटिव्स वगैरह, उन सबको रेगुलेट कर देना। ठीक है, डेरिवेटिव हो, कैश मार्केट हो। सिक्योरिटीज मतलब क्या है? सिक्योरिटीज मतलब डेरिवेटिव नहीं है। सिक्योरिटीज मतलब मेनली मार्केट को समझाया जाता है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने ये आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि क्यों सिक्योरिटीज बोलते हैं, कोटक सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज, क्यों सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो एक बार जाके, एक बार अगर सब कुछ हो जाए, सब कंप्लीट भी हो जाए, तो एक दिन बैठ के हर एक चैप्टर 2 पॉइंट स्पीड पे रिवीजन दे देना। ठीक है, बहुत हेल्प होगा आप लोगों को। ठीक है, ये सब सेबी का ऑब्जेक्टिव है, एक बार आप पढ़ लीजिए। रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज वगैरह वगैरह, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग वर्क ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर्स, ये आपको रीडिंग पढ़ना है। इसमें क्या क्या सेबी का मतलब ऑब्जेक्टिव्स है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। रेगुलेशन इन ट्रेडिंग,
24 ये इंपॉर्टेंट है, 24 मेंबर कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एलसी गुप्ता वाज सेट बाय सेबी टू डेवलप द एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया। सेबी होने के बाद, ठीक है, सेबी आने के बाद डॉक्टर एलसी गुप्ता नाम के एक व्यक्ति थे, उनके चेयरमैनशिप पे एक 24 मेंबर का टीम सेबी ने नियोग किया था ताकि डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट के ऊपर रेख देख कर पाए और बहुत सारे क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए, क्या क्या नहीं लाना चाहिए, इसके ऊपर एक कमेटी बैठा है और वो कमेटी बहुत दिनों तक अच्छा खासा रिपोर्ट बनाया और एक रिजल्ट दिया, ठीक है, वो नीचे लिया हुआ दिया हुआ है। ये जो कमेटी है, इस कमेटी का फुल डिटेल रिजल्ट नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे एक ब्रीफली दिया हुआ है, फिर भी आप रीडिंग पढ़िए, ठीक है। एनी एक्सचेंज fulfilling the eligibility criteria as prescribed in the Dr. L.C. Gupta committee report can apply to SEBI for grant recognition under section 4 of the SCRA 1956। ये क्या है? सिक्योरिटीज जो 1956 वाला एक्ट है, ठीक है, कौन सा है ये? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट, ठीक है, उतना नहीं आता है, फिर भी डीपली दिया हुआ है टू स्टार्ट ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स, ठीक है। मतलब एलसी गुप्ता का जो जो इन्होंने मिस्टर एलसी गुप्ता जो डॉक्टर एलसी गुप्ता जो है, उन्होंने शायद सपोज 10 पैरामीटर्स दे दिए 1 से 10 तक। अगर 1 से 10 तक सारा टिक हो जाता है, सब उनके हिसाब से हो जाता है, तो कोई स्टॉक सेबी के पास जाता है, जाके बोलता है कि हमें अभी डेरिवेटिव्स के लिए हम एलिजिबल है, हमें डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट लाना है, ठीक है। ये डॉक्टर एलसी गुप्ता का अपना क्या बोलते हैं उसको, कमेटी का रिजल्ट है। उसके बाद और एक कमेटी आया, इस तरह से अभी ये बहुत डेवलप हो गया है। तो ये पहले फर्स्ट कमेटी का एक रिजल्ट है। जैसे हम हिस्ट्री में पढ़े थे ना, राउंड टेबल जो होता है, फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, हर एक राउंड टेबल के साथ साथ हर एक एक्ट के साथ, जैसे बजट, हर एक बजट 2012 बजट, 14 बजट, हर एक बजट में कुछ ना कुछ चीजें ऐड होता है, उसी तरह ये कमेटी का रिजल्ट पे धीरे धीरे ऐड होते होते अभी बहुत बहुत ऊपर आ गया है इंडियन मार्केट, ठीक है। तो ये एक बार रीडिंग पढ़ लीजिए आप, आपको आसानी होगा। द एक्सचेंज शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 50 मेंबर्स, ठीक है। निफ्टी 50 काहे कहते हैं इसको? काहे? बिकॉज एलसी गुप्ता ने ये बात बता के गया था कि एक्सचेंज के पास कम से कम 50 मेंबर होना चाहिए। निफ्टी 50 के पास कम से कम, देखिए एक्सचेंज तो एनएससी हो गया, लेकिन मतलब देखिए एक्सचेंज क्या हो गया? एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स। मैं निफ्टी 50 क्यों बोल रहा हूँ? एक इंडेक्स के पास भी एटलीस्ट 50 मेंबर्स होना चाहिए, नहीं तो 50 से कम होगा तो वेटेज डिवाइड के पहले बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ छोटे मोटे इंडेक्स होते हैं, जैसे कि निफ्टी आईटी हो गया, उनके पास तो 50 शेयर्स नहीं है, लेकिन 50 मेंबर्स जो एक फंडा है, इसका बहुत बहुत एवोल्यूशन है। मैं बहुत आगे चला गया हूँ, वो किसी और प्रोडक्ट में बताएंगे हम, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्सचेंज शुड हैव मिनिमम ऑफ 50 मेंबर्स। एक्सचेंज क्या है? एनएससी, बीएससी और एमसीएक्स, ओके। द मेंबर्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग सेगमेंट ऑफ द एक्सचेंज वुड नॉट ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर्स ऑफ डेरिवेटिव सेगमेंट्स। एक्सचेंज में जो जो मेंबर है वो सब डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट के लिए अलाउ नहीं है। ये एलसी गुप्ता ने लिया हुआ है, दिया हुआ है, तो आप एक बार ये सब पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाला लाइन, द मिनिमम नेटवर्थ ऑफ क्लियरिंग मेंबर्स, जो हमने डिस्कस किया था, क्लियरिंग मेंबर्स का मिनिमम नेटवर्थ क्या होना चाहिए? 3 करोड़, 300 लाख मिनिमम नेटवर्थ, ठीक है। उसमें से क्या है? कैपिटल प्लस फी रिजर्व माइनस लेस नॉन अलाउएबल एसेट्स। मतलब इनका जो 3 करोड़ होना चाहिए, उसमें से कैसे ये डिसाइड होगा, कैसे ये कैलकुलेट होगा? उनका कैपिटल प्लस रिजर्व ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे नॉन अलाउएबल एसेट्स, ठीक है। नॉन अलाउएबल एसेट्स में क्या क्या आता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट, प्लेज सिक्योरिटीज, मेंबर्स कार्ड, नॉन अलाउएबल सिक्योरिटीज, बैड डिलीवरीज, डाउटफुल डेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटेंजिबल एसेट्स, 30% मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सारा नॉन अलाउएबल एसेट्स है। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि मान लीजिए किसी मेंबर के पास 100 करोड़ कैश है, ठीक है, 100 लाख 100 लाख कैश है, ठीक है, रिजर्व है 200 लाख, ठीक है, 200 लाख रिजर्व है आपका, और मान लीजिए प्लेज सिक्योरिटीज है आपका 300 लाख, तो क्या ये एलिजिबल हुए? क्योंकि ये नॉन अलाउएबल एसेट है तो ये एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि 200 प्लस 100 300 माइनस 300 होने पर उनका नेटवर्थ 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, चिंता मत कीजिए, उतना नहीं आता, 1 या 2 आता है, थोड़ा सा टफ है, मुझे पता है। नीचे जो भी लिंक दिया हुआ है ना, उस पीडीएफ में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, तो आपको बहुत इजीली अंदाजा आ जाएगा, ठीक है। The minimum contract value should not be less than 2 lakhs. Exchange have to submit details of the futures contract to the proposed to the introduce, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिनिमम 2 लाख होना चाहिए, ठीक है। एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2 लाख होना चाहिए। आप ऑप्शन भले ही कम पे करें, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिनिमम 2 लाख होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। जैसे आप एक अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी का फ्यूचर लेते हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऐड करेंगे, ऐड करके देखेंगे वो 10 लाख का खड़ा होता है, तो इस तरह मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2 लाख होना चाहिए। यहाँ पे यही सब लिखा है, आप एक बार रीडिंग पढ़िए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग का खेल है, तो ये आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं मेन जगह पे आता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? ए पेनल्टी
पेनाल्टी और सस्पेंशन ऑफ रेगुलेटरी ऑफ स्टॉक ब्रोकर अंडर सेबी। क्या क्या स्टॉक ब्रोकर मतलब उनके पास क्या क्या पेनाल्टी आता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, फिर डिस्कस करते हैं। द स्टॉक ब्रोकर वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, डज नॉट फॉलो कोड ऑफ कॉन्डक्ट, ठीक है। रिजॉल्व द कंप्लेंट ऑफ द इन्वेस्टर्स, fails to resolve the complaint of the investor. Stockbrokers indulges in manipulating, price rigging or cornering of the market. If the stockbroker financial position deteriorates substantially, क्या लिखा है, अच्छा हाँ, substantially, the stockbroker fails to pay fees, the stockbroker violates the conditions of registration वगैरह वगैरह, ये सारे चीज होने पे एक स्टॉक ब्रोकर का पेनल्टी लगता है, ये सब अगर वायलेट होता है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे यही लिखा है, इफ द ट्रेडिंग मेंबर रीचेस दिस पोजीशन लिमिट ही विल नॉट बी एबल टू एंट्री एनी फ्रेश ट्रांजैक्शन। ये एकदम सिंपल सा है, आपको बस एक बार रीडिंग पढ़ना है। देखिए दोस्तों, क्या ना, मैं आपको अभी रीडिंग तो पढ़ा नहीं सकता, मैं अगर उस तरह से करूंगा तो कम से कम 2 घंटे का वीडियो आ जाएगा। आपको एक बार रीडिंग पढ़ना है, मैं आपको बस एकदम परफेक्ट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम एकदम जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप प्लीज इग्नोर मत कीजिए, एक बार रीडिंग अ बुक कैन चेंज योर मेंटेलिटी। मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, टॉप टू बॉटम तक आपका चेंज हो जाएगा। एक बार आपको रीडिंग पढ़ना ही है, रीडिंग इज मस्ट, ओके। एक बार आपको रीडिंग, और जोर से, ऐसे नहीं, जोर से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, रेगुलेशंस इन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। आरएमएस जो क्लियर करता है, रेगुलेशंस क्या होते हैं आरएमएस का, ठीक है। यहाँ पे यही सब ये लिखा हुआ है, एक बार रीडिंग पढ़िए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप ऑफ एन एफएनओ सेगमेंट। एफएनओ सेगमेंट में उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नेटवर्थ 1 करोड़ होना चाहिए, और एक क्या लिखा है, सीएम, डब्ल्यूडीएम एंड एफएनओ। इन एफएनओ सेगमेंट, एक सेकंड, क्या लिखा है यहाँ पे, अच्छा हाँ ठीक है, 1 करोड़ होना चाहिए। इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट आईएफएसडी जो होता है 125 लाख होना चाहिए। कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट सीएसडी जो होता है 25 लाख होना चाहिए। एनुअल सब्सक्रिप्शन 1 होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है और ये क्या है, ये डब्ल्यूडीएम है। डब्ल्यूडीएम क्या है, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, होलसेल डेट मार्केट, ठीक है। ये है होलसेल डेट मार्केट, और ये मतलब ये हो गया आपका कैश मार्केट, ये हो गया कैपिटल मार्केट, मतलब हो गया जो ये वाला सेगमेंट है। आपको एक बार रीडिंग पढ़ के मैं समझाता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। हाँ, एक सेकंड, कहाँ गया, टेक मेंबरशिप ऑफ कैपिटल मार्केट एंड एफएनओ सेगमेंट और कैपिटल मार्केट होलसेल डेट सेगमेंट। ए मेंबरशिप फॉर कैपिटल मार्केट एंड एफएनओ सेगमेंट acquires the right to execute trades and clear the settled trades executed by the members in this segment. Similarly, a membership of capital wholesale debt market and acquires the right to execute trades to clear the settled trades and execute by the members in these segments. And existing member of CM, मतलब यहाँ पे क्या, आप एक बार इग्नोर भी कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो सेगमेंट है ये है आपका कैपिटल मार्केट में, जिसमें कुछ ही मतलब थोड़ा सा है उनका क्या बोलते हैं, एक्सपोजर कम रहता है। और डब्ल्यूडीए मतलब होलसेल डेट मार्केट, इसमें डेट का भी आ जाता है, बॉन्ड्स का भी आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है, तो इनका एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, इसलिए इनका मार्जिन भी थोड़ा सा ज्यादा उनको मेंटेन करना पड़ता है। 1 करोड़ की जगह 2 करोड़, 1 करोड़ 25 लाख की जगह 2 करोड़ 75 लाख, सेम चीज, ये इनका मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा मेंटेन करता पड़ता है। लेकिन ये टेबल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आज तक क्वेश्चंस नहीं देखा है। ये बस एक क्या बोलते हो, अगर आरएमएस में जो व्यक्ति जाना चाहता है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आरएमएस क्या है, रिस्क मैनेजमेंट सर्विस। मतलब जैसे मान लीजिए स्टॉक 25% गिर गया तो आपका ऑटोमेटिक पोजीशन काट गया, क्यों, क्योंकि आपका ई मार्जिन में पोजीशन खड़ा हुआ था, आप आरएमएस के साथ, मतलब आरएमएस ने आपका पोजीशन काट दिया, ये वो चीज होता है। तो एक बार आप रीडिंग पढ़ लीजिए, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, सेम चीज यहाँ पे लिखा है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आप एक बार ये रीडिंग पढ़िए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं इंपॉर्टेंट जगह पे आता हूँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट जगह शुरू होता है, ठीक है। लिक्विड एसेट्स, ठीक है, इनको इग्नोर नहीं करना है। देखिए मैं नहीं पढ़ा इसका मतलब इग्नोर नहीं करना है, आपको रीडिंग पढ़ना है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा, रीडिंग आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। लिक्विड एसेट क्या होता है, लिक्विड एसेट में क्या क्या आता है, जब जैसे हमने वहां पे बोला ना, कैश रहेगा या आपका फिक्स्ड लिक्विड एसेट रहेगा, तो लिक्विड एसेट में क्या क्या आता है। क्लियरिंग मेंबर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड लिक्विड एसेट इन विच एडिक्वेटली कवर वेरियस मार्जिन एंड लिक्विड नेटवर्थ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। लिक्विड एसेट में क्या आता है, और एक चीज, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला लाइन से क्वेश्चन आ जाएगा, आपको ये वाला लाइन से याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। द टोटल लिक्विड एसेट comprise the total liquid assets comprise of at least 50% of cash component and rest is non cash component। मतलब किसी का अगर नेटवर्थ आ रहा है, नेटवर्थ अगर 3 करोड़ से ज्यादा उसको दे रहा है, तो कैश जितना होगा उसका एटलीस्ट 50% लिक्विड एसेट होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या होगा, 50% में कैश तो आ ही जाता है, कैश कंपोनेंट आ जाता है, बैंक फिक्स डिपॉजिट्स आ जाता है, बैंक गारंटीज आ जाता है, ठीक है। ये क्या है, यूनिट्स ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड एंड गिफ्ट फंड्स वेयर एप्लीकेबल हायर कट इज 10%। यूनिट्स ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, नॉट स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड। मनी मार्केट का म्यूचुअल फंड का अगर उनके पास यूनिट होता है तो हायर कट 10% लगा के, कोई इसे हेयर कट बोलता है, कोई हायर कट बोलता है, 10% लगा के उसके ऊपर जो आता है वो लिक्विड एसेट कैश कंपोनेंट में आता है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाता है, टी बिल्स आ जाता है, ये सारी चीज कैश कंपोनेंट में आ जाता है। और नॉन कैश कंपोनेंट में क्या आता है,
इक्विटी शेयर जो कि इंटेंजिबल एसेट है, जैसे कि इक्विटी शेयर जैसे कोई शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स, ठीक है, लिक्विड एसेट है, लेकिन जो इक्विटी मार्केट का जो शेयर्स है आपके पास वो इंटेंजिबल एसेट है और उनको मतलब नॉन कैश कंपोनेंट में पकड़ा जाता है। और इक्विटी मार्केट का म्यूचुअल फंड का यूनिट्स ये सारे नॉन कैश कंपोनेंट में आता है, लेकिन मनी मार्केट का म्यूचुअल फंड का यूनिट कैश कंपोनेंट में आता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए ना कि टोटल लिक्विड एसेट कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ द कैश कंपोनेंट एंड रेस्ट इज नॉन कैश कंपोनेंट। मतलब एटलीस्ट 50% तो होना चाहिए। और भी हम साधारण से अगर बता दें कि अगर लिक्विड एसेट उनके पास 100 है तो 50% तो कैश कंपोनेंट होना ही चाहिए 50%। ऐसा नहीं है कि नॉन कैश कंपोनेंट में पूरा इक्विटी शेयर्स लेके वो अपना लिक्विड एसेट दिखाते, नहीं, लिक्विड एसेट में एटलीस्ट 50% कैश कंपोनेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए लिक्विड एसेट किसे कहते हैं? लिक्विड एसेट मतलब आपका लिक्विडिटी ज्यादा है, आप तुरंत कैश निकाल सकते हैं, तुरंत आप कोई पैसा निकाल सकते हैं। अभी अगर देखिए नॉन कैश कंपोनेंट अगर होगा, आपके पास म्यूचुअल फंड और आपका शेयर्स पड़ा हुआ है, उस हिसाब से अगर आपका नेटवर्थ आप कैलकुलेट कर रहे हो और कल के दिन आपको 1.5 करोड़ या 150 करोड़ रुपए का जरूरत हुआ, तो वो सारे यूनिट्स बेचने के बाद आने पे जो टाइम बीइंग लग जाता है ना, इसीलिए एक कैश कंपोनेंट होना हमेशा जरूरी होता है, ताकि एक रिजर्व कैश निकल के आ जाए, एक बैक गारंटी आ जाए, एक टी बिल आ जाए जो दे के आपको फटाफट से मिल जाए कुछ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या आता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, सिर्फ रीडिंग पढ़िए। फिर भी एक बता देता हूँ, मार्जिन कलेक्ट करना, टाइमली स्मूथली ऑपरेशन करना, डेली क्लीनिंग एंड सेटलमेंट करना, मॉनिटर करना, सेटलमेंट प्राइसेस को सेटल करना, कांस्टेंट रिकॉर्ड ऑफ मार्जिन करना, ये सारा चीज लिखा हुआ है। आप एक बार रीडिंग पढ़िए, बहुत इजीली यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस आ भी सकता है, ठीक है। ये यहाँ तक आपको रीडिंग पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है? मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीजीएफ, ट्रेड गारंटीड फंड। मतलब क्या है? टीजीएफ एक ऐसा फंड है कि आपको ट्रेड का गारंटी का आपको पैसा मिले। ऐसा आपने कभी सोचा है कि आपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया और कल का दिन अगर आपको पैसा नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टीजीएफ हमेशा है यहाँ पे आपको आपका ट्रेड गारंटीड फंड का आपका जो भी आता है लॉस प्रॉफिट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। उनका क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है? गारंटीड सेटलमेंट ऑन बोनाफाइड ट्रांजेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एक्सचेंज, ठीक है। उनका सेटलमेंट गारंटीड करना टू इन कैलकुलेट कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। इन क्या लिखा है? वाओ, इंसलसेट, बहुत दिनों बाद ये वर्ड देखा, बहुत हाई लेवल यूज किया यहाँ पे। एनीवेज, टू इंसल्टेट कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मतलब मार्केट जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनको थोड़ा सा भरोसा देना कि हम फंड देंगे, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज। सिंपल है। तो टीजीएफ का ये 3 ऑब्जेक्टिव्स है, ये अभी आपको रीडिंग पढ़ना है, क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे आता है ये वाला चीज, पूरा आपको रीडिंग पढ़ना है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ डॉक्टर एलसी गुप्ता कमेटी। मैंने आपको बताया ना डॉक्टर एलसी गुप्ता ने क्या क्या रिकमेंड किया था, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक आपको पहले यहाँ तक तो रीडिंग पढ़िए, उसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा, पूरा आपको रीडिंग पढ़ना है। क्या क्या लिखा है? मार्जिन शुड बी बेस्ड ऑन वार वैल्यू एट रिस्क मेथोडोलॉजी एट 99% कॉन्फिडेंस। बताया ना मैंने आपको, लास्ट चैप्टर पे ही बताया था, इसलिए बोलता हूँ चैप्टर फॉलोअप जरूरी है कि अगर किसी चीज का 100 रुपये रिस्क आ रहा है तो 99 रुपीज उसका वाट तो मिनिमम आएगा और ये मार्जिन देना ही पड़ेगा, क्योंकि 99 रुपीज VAR वैल्यू एट रिस्क है, ठीक है। सेम चीज, वॉलरेटिलिटी शुड बी मॉनिटर्ड ऑनलाइन, एक्सपोजर शुड बी मॉनिटर्ड ऑनलाइन, डेली कलेक्शन ऑफ मार्क टू मार्केट मार्जिन ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। ये मार्क टू मार्केट जो अभी फंडा चल रहा है डेरिवेटिव्स मार्केट पे, वो कौन दिया था पहली बार? डॉक्टर एल गुप्ता। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। ईच डीलर शुड पास सेबी अप्रूवल सर्टिफिकेशन एग्जाम, ठीक है। ईच डीलर शुड, जैसे हम डीलर से एडवाइजर से हमको ये वाला अप्रूव करना ही पड़ेगा, ये एलसी गुप्ता का, डॉक्टर एलसी गुप्ता का ये रिकमेंडेशन है, सारे अभी चल रहा है। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप एक बार देखिए। क्लियरिंग मेंबर शुड मेंटेन अ मिनिमम डिपॉजिट इन लिक्विड एसेट ऑफ 50 लाख विथ द एक्सचेंज और इट्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। मिनिमम लिक्विड एसेट 50 लाख रखना होगा, इसमें से 25 लाख तो कैश कंपोनेंट होना ही चाहिए, ठीक है। क्लियरिंग मेंबर मिनिमम नेटवर्थ 3 करोड़ होना चाहिए। डेरिवेटिव सेगमेंट शुड अट्रैक्ट एटलीस्ट 50 मेंबर, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको पढ़ना होगा, ये चीज आपको एक बार खुद पढ़ना ही होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये मैं आपको कैसे बताऊँ, आप बताइए। ये आपको पढ़ना ही होगा, यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट पे बताइए, मैं वो वाला पॉइंट क्लियर कर दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे ट्रांजैक्शन शुड बी एंटर्ड इन द ट्रेडिंग सिस्टम एक्सक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज। कभी भी कोई भी आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो वहाँ पे अवेलेबल मार्जिन इंक्लूडिंग ब्रोकरेज नहीं दिखाता है। अगर 100 रुपये है, 2 शेयर लेना है, 200 रुपये लगेगा दिखाएगा, ऐसा नहीं है कि 205 रुपये लगेगा ब्रोकरेज देके। तो ये सारे चीजें यहाँ पे कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको एक बार रीडिंग पढ़ना है, ठीक है। पूरा एक बार ये सब रीडिंग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है डॉक्टर एलसी गुप्ता के बाद प्रोफेसर JR वर्मा कमेटी। इन्होंने क्या क्या लिखा था वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है,
इनका थोड़ा सा हाई लेवल है, उनसे हाई लेवल मतलब नेक्स्ट कमिटी है, उनका क्या क्या है, इनका ऑप्शंस के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, CDSL बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा अर्थमेटिक चीज़ का, बहुत बहुत स्टैटिस्टिकल चीज़ का इनका कुछ रिकमेंडेशन है, तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। कैलेंडर स्प्रेड्स ऑन फ्यूचर विल अट्रैक्ट लोअर मार्जिन, मिनिमम 1% एंड मैक्सिमम 3%, द मार्जिन इटसेल्फ बीइंग 0.5% पर मंथ ऑफ द स्प्रेड ऑन देयर मंथ वैल्यू, कुछ ऐसा मार्जिन का दिया हुआ है कैलेंडर स्प्रेड का। डिटेल्ड मेथोडोलॉजी ऑन वैल्यू एट रिस्क प्रोवाइडेड, वॉलेटिलिटी शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लॉगरिथमिक डेली रिटर्न्स, थोड़ा सा हाई लेवल का है, तो इसमें क्वेश्चंस नहीं आता, फिर भी आप एक बार रीडिंग पढ़ लीजिए। जैसे एक्सपोनेंशियल वेटेड एवरेज मेथड शुड बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वॉलेटिलिटी, इनिशियल मार्जिन लेवल शुड बी डायनामिक एंड रिकैलकुलेटेड कंटिन्यूअसली बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी लेवल्स, मतलब 2 मिनट के अंदर अंदर आपका मार्जिन चेंज होता रहेगा कि आपको कितना पैसा चाहिए नहीं चाहिए वो स्टॉक खरीदने में, ये सारा चीज इन्होंने भी लिखा हुआ है। ईच सिक्योरिटीज कैन फॉर्म मैक्सिमम 50% ऑफ लिक्विड एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मस्ट फॉर्म मिनिमम 50% ऑफ लिक्विड एसेट, जैसे 50% के ऊपर एटलीस्ट कैश कंपोनेंट्स होना चाहिए, ठीक है। लिक्विड नेटवर्थ इज डिफाइंड एज लिक्विड एसेट्स माइनस इनिशियल मार्जिन, हेयर कट ऑन इक्विटी सिक्योरिटीज 15%, हेयर कट ऑन डेट सिक्योरिटीज 10%, ये सारे चीज प्रोफेसर JR वर्मा ने लिखा है, उनके हिसाब से ये सारे चीज होने पे एक अच्छा खासा डेरिवेटिव सेगमेंट पे आप आ सकते हैं, और उसके साथ साथ कुछ चेंजेस से भी जो ला रहे हैं हमेशा, ठीक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्टर LC गुप्ता का ही आता है, तो मैं ये बता देता हूँ नीचे। एनीवेज क्वेश्चंस तो मैं दे ही रहा हूँ, आप एक बार देखिए। ये चैप्टर खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। मैंने आपको बताया मैं फास्ट अभी चलूंगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर भी अकाउंटेंट टैक्सेशन कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत मैथ्स से थोड़ा बहुत आपको समझना है, ऐसा नहीं है कोई स्ट्रैटेजी या स्ट्रैंगल से जो आपको रॉकेट साइंस लगाना पड़ेगा। तो माफ कीजिए अगर स्पीड थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन आधा डाल लीजिए दोस्तों, आने वाले 2-3 चैप्टर इसी तरह स्पीड पे होगा, और ऐसा नहीं है कि मैं स्पीड पे कुछ इग्नोर कर जाऊंगा, नहीं, पूरा कोशिश करूंगा सब कुछ कवर करने का, ठीक है। तो वीडियो खत्म हो गया, 8 नंबर चैप्टर पूरा पूरी खत्म हो गया। अभी कुछ बात करते हैं, जैसे कि NISM पे आपको कुछ कुछ नॉर्मल FAQs, ठीक है, पूरा एक FAQ सेशन में लाऊंगा, फिर भी बता देता हूँ। कैलकुलेटर अलाउड है, बहुत सिंपल सा सवाल आता है, कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं? हाँ, कैलकुलेटर अलाउड है। कौन कौन दे सकता है? 18 साल के ऊपर कोई भी दे सकता है, ठीक है। ये 2 बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत बार आए मेरे पास। 18 साल के ऊपर कुछ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आप दे सकते, कैलकुलेटर अलाउड है। मास्क पहन के जाइए, लेकिन कोई RTPC का आपको रिपोर्ट लेके जाना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल पे, ठीक है। ओके, अभी जो बात कर रहा था, NISM सीरीज खत्म होने के बाद जो भी FAQs के बाद मैं एक ऐसा सीरीज लाने वाला हूँ जहाँ पे हम हर रोज अपना जो भी स्टॉक डिस्कशन होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे लाइव एनालिसिस पे। लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए? कम से कम 1000 फॉलोअर्स, ठीक है। अभी 350 फॉलोअर्स से सब्सक्राइबर से, तो कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए मुझे, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेट लगेगा कि चलो कम से कम 1000 लोग तो देख रहे हैं मुझे, तो मुझे जितना आता है मैं सब दे दूंगा आप लोगों को। तो इसीलिए प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नीचे इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब दिया हुआ है, जुड़ जाइए और सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। आई विल गिव एवरीथिंग आई हैव इन माई पावर बैंक, मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ बांट दूंगा, बस आपके इनसे मुझे सपोर्ट चाहिए। तो 1000 सब्सक्राइबर के जैसे ही हो जाएगा हम वो वाला सेशन लाना चालू कर देंगे। और लाइव ट्रेडिंग के लिए अभी नहीं, लाइव ट्रेडिंग आएगा, लेकिन थोड़ा सा जुड़ जाए लोग, उसके बाद लाइव ट्रेडिंग करेंगे। 1-2 लोग के साथ लाइव ट्रेडिंग करके क्या मजा आएगा, आप बताइए। सबका ज्ञान ले पाएंगे तभी ना मजा आएगा। एनीवेज, प्लीज सपोर्ट करते रहिए और अच्छी तरीके से अपने वीकेंड को बिताइए, और थोड़ा बहुत रीडिंग पढ़ के वो वाला सॉल्व कीजिए नीचे जो लिंक PDF पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।